जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब क्लासेस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग जीएस के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आज हम लोग नवी क्लास के साथ उपस्थित हैं। उम्मीद है ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हो सके तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। दूसरी बात, आपको ज्ञान सागर का टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना है। ज्ञान सागर ऑफ़िशियल नाम से आपको ज्ञान सागर का टेलीग्राम चैनल मिलेगा और ये जो भी क्लासेस हुई हैं आपकी, यहाँ पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अवेलेबल होंगी। आपका सॉल्यूशन भी आपका होगा, तो आपको इन क्लासेस को क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, नोट्स बनाने हैं और पीडीएफ के लिए जॉइन कर लेना है ज्ञान सागर टेलीग्राम चैनल। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अपने नवीन दृष्टिकोण के कार्यों के साथ में आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति या व्यक्ति थी? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन ऐसे पर्सन थे जो भारत में आधुनिक नृत्य की अवधारणा को लाते हैं? अगर आधुनिक नृत्य की अवधारणा की बात करते हैं, भारत में 2 प्रकार की नृत्य शैलियाँ, पहला आपका एक शास्त्रीय नृत्य शैली, दूसरा हमारा आपका लोक नृत्य शैली। ये आपकी 2 प्रकार की नृत्य शैलियों का प्रचलन होता है। शास्त्रीय नृत्य शैली, लोक नृत्य शैलियों के अलावा क्या हुआ कि जो आपके वैश्विक स्तर की नृत्य शैलियों की, ठीक है? जो हमारी के विदेशी मेनली आपकी यूरोपीय नृत्य शैलियों का इनका कॉम्बिनेशन करके, इनका फ्यूज़न करके, इनको मिला के एक प्रकार से नई अवधारणा लाने वाले व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कौन है आपके उदय शंकर हैं। उदय शंकर को भारतीय आधुनिक नृत्य का जन्मदाता बोला जाता है। याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कौन है आपके उदय शंकर हैं। ठीक है, इनको इनके इन्हीं योगदान के लिए 1962 में 1962 में संगीत नाटक आपका अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था 1962 में और इसी के लिए इनको आपका 1971 में आपका पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो ये आपके कौन है उदय शंकर जी, इनको याद रखिएगा। इनका जन्म वर्ष 1900 में उदयपुर में होता है, 1977 में इनकी कलकत्ता में मृत्यु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कौन हो गए उदय शंकर आधुनिक आधुनिक नृत्य के क्या माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कितने साल से कम उम्र के बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ये क्या होगा, इसका आंसर आपका 14 साल का। ठीक, देखिएगा भारत के संविधान में अगर बात होती है किसकी, शोषण के विरुद्ध अधिकार की, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होती है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है और ये आता है किसमें आपका, ये आता है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों की व्याख्या करते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि आर्टिकल 23 के 2 क्लॉज हैं। आर्टिकल 23 का पहला है, ये बोलता है कि किसी भी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती किसी प्रकार के कार्यों में नहीं लगा सकते। जैसे वो आपका क्या हो, दास प्रथा हो या आपकी बेगारी हो या महिलाओं और बच्चों का क्या हो, किसी प्रकार का अनैतिक व्यापार हो, ठीक है? ये आपकी बंधुआ मज़दूरी या किसी भी ऐसे प्रकार के आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किसमें रोक है, आर्टिकल 23 के 1 में उन पर रोक है। याद कर लीजिएगा किसमें, आर्टिकल 23 के 1 में है। लेकिन आर्टिकल 23 का 2 वो क्या बोलता है, 23 का 2 राज्यों के लिए अनिवार्य सेवा करने के प्रावधान की व्याख्या करता है। यहाँ पे किसकी व्याख्या हो रही है, आपके अनिवार्य सेवा की। अब बात समझिएगा ये अनिवार्य सेवा क्या है। जैसे राज्य आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी काम के लिए। आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत में आप अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं, आपको जो करना है उसे कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई कंडीशन ऐसी बनती हैं या किसी एक विशेष परिस्थिति में आपसे सरकार बोल सकती है कि आपको ये काम करना होगा तो आपको करना पड़ेगा। ये आपके लिए बाध्यकारी होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के रूप में इज़राइल देश है, इज़राइल देश में क्या होता है, वहाँ के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स में आपके मेल एंड फीमेल्स लड़के-लड़कियाँ होंगे, उनको क्या होगा आपका सेना की अनिवार्य नौकरी करनी पड़ती है। तो ये अगर प्रक्रिया
भारत सरकार चाहे तो भारत में भी लागू कर सकती है। ये राज्य की क्या है आपकी सेवा की अनिवार्यता है। इसके लिए आप बाध्यकारी होंगे, अगर राज्य ऐसा चाहे तो कर सकता है। वर्तमान में भारत में ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जैसे अभी एक तुर्की जैसे देश में आपका भूकंप आया हुआ है, तो उस भूकंप के समय सरकार ये बोल सकती है कि आप विद्यार्थियों को एज़ अ वॉलंटियर वर्क करना अनिवार्य है। उसके लिए आप किसी प्रकार के वेतन या भत्ते की माँग भी नहीं कर सकते, तो ये कंडीशनल चीज़ें होती हैं। तो किसमें आपके आर्टिकल 23 के 2 में अनिवार्य सेवाओं का प्रावधान है। फिर बात होती है किसकी? आर्टिकल 24 की। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? आपके आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 ये बच्चों के लिए है, ठीक है? जो बच्चे होंगे, इन बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए है, ठीक है? अब ये बच्चे कितने साल के? जो बच्चे कितने हों आपके 14 वर्ष से कम उम्र के हों, ठीक है? 14 वर्ष से उनकी एज क्या हो आपकी? कम हो, उन बच्चों को क्या है किसी भी प्रकार के ऐसे जगह पर जो खतरनाक हो या किसी प्रकार के कारखाने या खदान पे काम करने से रोक लगाता है। ये 14 साल से कम बच्चों का मूल अधिकार है। इसी के लिए क्या हुआ आपका ये एक अधिनियम बनाया था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में 1986 में ये आपका अधिनियम बनता है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम और इसके अंतर्गत में क्या हुआ था 14 साल से कम बच्चों के लिए अगर आप काम करवाते तो उसको कानूनी रूप से अपराध माना गया। इसमें संशोधन किया गया 2006 में। ईयर याद रखिएगा कब है 2006 में। 2006 में संशोधन करके 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी तक क्या था कारखानों, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने पर रोक थी। अब क्या कर दिया गया 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 2006 के बाद से जो भी होटल होंगे, घर होंगे, इनमें भी काम करने पे क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा आपका ये आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सेकंड का 14 साल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 देखो 2022 का करंट क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसको मिला था तो ये उस साल आपको किसको मिला था 2022 में किसको मिला था अपर्णा सतीशन को मिला था याद रखिएगा करंट का क्वेश्चन है ऐसे ही आपके लिए 2023 में भी खूब सारे करंट के क्वेश्चन बनेंगे अगला क्वेश्चन था मनुष्य निम्नलिखित में किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नहीं आता की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होमिनिडा और पोरिफेरा होमिनिडी का तात्पर्य होता है कि जो मनुष्य के सदस्य होते हैं ठीक है ऐसे जीव जो किसके जैसे हैं मनुष्य के जैसे हैं तो ऑब्वियसली इसमें मनुष्य होगा वर्टिब्रेटा है कॉर्डेटा मतलब ऐसे जीव जिनमें क्या होगी आपकी रीढ़ की हड्डी होगी कशेरुक दंड होगी ऐसे ही को हम लोग बैकबोन बोलते हैं उन जीवों की बात होती है तो मनुष्य में क्या होती है आपकी रीढ़ की हड्डियों की मनुष्य एक कशेर की प्राणी है वर्टिब्रेट आपका एनिमल है कार्डेटा वर्ग में आता है आपका तो ऐसे केस में यहाँ पर आपके जो ऊपर के 3 वर्ग हैं इनमें आपका मनुष्य आएगा किसमें नहीं आएगा तो किसमें होगा पोरीफेरा में पोरीफेरा कौन होते हैं पोरीफेरा आपके क्या होंगे ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव होंगे जो कैसे अपने शरीर का संचारते हैं ये इनका शरीर कैसा होता है छिद्रयुक्त होता है तो पोरीफेरा छिद्रयुक्त शरीर वाले आपके जीवों का समूह होता है मनुष्य सदस्य की बात करते हैं तो मनुष्य सदस्य में आपके 3 प्रमुख जीव आते हैं जिनमें से आपका पहला कौन सा आता है चिंपैंजी फिर होता है आपका कौन सा गोरिल्ला तीसरा आपका कौन सा आता है ओरांगुटान चिंपैंजी गोरिल्ला और ओरांगुटान ये जो 3 जीव होते हैं ये किसके अंतर्गत में आते हैं ये होमिनिडी के अंतर्गत में आते हैं मनुष्य के साथ में ये सबके सब क्या है कपी हैं ये बंदरों की श्रेणी में नहीं आते इनको कपी बोलते हैं और ये प्राइमेट समूह का हिस्सा होते हैं इनकी सिमिलरिटी क्या है इन जीवों की सिमिलरिटी क्या है मनुष्य के साथ में पहली सिमिलरिटी ये है कि अन्य बंदरों की तरह इनमें पूंछ नहीं पाई जाती है इनमें पूंछ ऐसी नहीं होगी इन्हें पूंछ नहीं होगी पहली सिमिलरिटी दूसरा ये अपना अधिकतर समय सीधा खड़ा होकर चलते हैं या ये सीधे खड़े होकर चल सकते हैं ठीक है तो ऐसे में ये सिमिलरिटीज किसकी है इनकी तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी होमिनिडी और यहाँ पे नहीं आता पूछ रहा इसका आंसर क्या हो जाएगा पोरीफेरा चलिए याद रखिएगा बढ़ते हैं आगे पहला क्वेश्चन है भोपाल की बेगमों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया भोपाल की बेगमों ने कहा की थी तो
ठीक, आगे देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि भोपाल के बेवकूफों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, अलीगढ़। अलीगढ़ ध्यान आता है किसके लिए, अपनी एएमयू यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, जिसकी स्थापना 1920 में होती है। ऐसे ही भारत में आपका एक और यूनिवर्सिटी है, यूपी में फेमस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू, जिसकी स्थापना कब होती है, 1916 में होती है। बीएचयू मतलब क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये आपका क्या है, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों की अगर बात करते हैं, इनका नाम क्या था, माने मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये जो मदन मोहन मालवीय जी थे, इनको एक उपाधि दी गई थी, कौन सी, महामना। ठीक है, तो महामना मदन मोहन मालवीय, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, बीएचयू की स्थापना की थी। क्या की थी, आपके 1916 में की थी। यहाँ पर जो एएमयू है, इसके लिए आपके संस्थापक इसके सर सैयद अहमद खां थे। ठीक है, कौन है, सर सैयद अहमद खां। ये मूल रूप से इसकी आपकी एक कॉलेज के रूप में स्थापना करते हैं, जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है आपकी एएमयू के रूप में। और ये सर सैयद अहमद खां संबंधित होते हैं किससे, अलीगढ़ आंदोलन से। और ये अलीगढ़ आंदोलन आपका मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में फील्ड हॉकी, खो खो, धूप खेल और क्रिकेट है। तो फील्ड हॉकी, खो खो, क्रिकेट पूरे वैश्विक स्तर पर खेलते हैं। आप ऑप्शन देखकर ही इसमें से कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, धूप खेल। इसे आपका धूप खेल या फिर धूप खेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर धूप का शाब्दिक अर्थ है, ये आपका क्या होता है, गेंद होती है। तो जो गेंद होती है उसको आपका धूप ऐसा बोलते हैं। ये धूप खेल जो आपका होता है, ये असम राज्य में खेला जाता है। और असम का जो नव वर्ष होता है आपका कौन सा, बिहू। ठीक है, तो बिहू उत्सव मनाया जाता है। उस अवसर पे क्या होता है आपका, ये धूप खेल खेला जाता है। एक टाइप का रग्बी का पैटर्न होता है, जिसमें खिलाड़ी गेंद लेकर एक पाले से दूसरे पाले तक क्या करते हैं, भागते हैं। तो यहाँ पर आपका धूप खेल किससे हो जाएगा, आपका असम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। ठीक है, यहाँ पे आपसे कार्य की भौतिक इकाई पूछा जा रहा है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो कार्य की भौतिक इकाई के साथ में हमारा आपका क्या है, बल दिया है, शक्ति दिया है, दबाव दिया है, ऊर्जा दिया है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कार्य की भौतिक इकाई की बात करते हैं। तो जो कार्य है, कार्य की भौतिक इकाई क्या होती है, हमारा आपका जूल होती है। कार्य की भौतिक इकाई कितनी होती है, आपकी जूल होती है, जिसे हम लोग आपका न्यूटन मीटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा की भी भौतिक इकाई क्या होती है, आपकी जूल होती है। ऊर्जा की भी आपकी भौतिक इकाई क्या होगी, जूल होगी, एसआई इकाई। और उसके अलावा बल की बात करते हैं, बल की भौतिक इकाई क्या होती है, आपकी न्यूटन होती है, बल की न्यूटन होगी। शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, शक्ति की कितनी होती है, आपकी वाट होती है। दाब की या दबाव की क्या होती है, आपकी पास्कल होती है। तो ये हमारी आपकी भौतिक इकाइयां हैं। दिए गए ऑप्शन में से क्या होगी, ऊर्जा और कार्य की इकाई क्या होगी, सेम होगी। आंसर होगा इसका जूल। अगला देखिएगा, ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है। तो यहाँ पर ओणम त्योहार की बात हो रही है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, सबको पता है ओणम त्योहार कहाँ का है, केरल का है। ओणम त्योहार कहाँ मनाते हैं, आपके केरल राज्य में मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, ओणम की, केरल में मनाते हैं। और इसी ओणम के अवसर पर केरल में क्या होती है, नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। क्या होती है, नौका दौड़ होती है। और इस नौका दौड़ के लिए क्या किया जाता है, एक रेस होती है, जिसको आपका ट्रॉफी को बोलते हैं नेहरू बोट रेस ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी, नेहरू बोट रेस ट्रॉफी होती है। किसके लिए होती है, नौका दौड़ के लिए होती है। अगर हम नौका दौड़ की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होती है, एक झील है, और झील का नाम क्या है, वेम्बनाड झील। झील का नाम है वेम्बनाड झील। ये पड़ती है कहाँ पर, आपके केरल में। और ये भारत की सबसे लंबी झील है। याद कर लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी झील तो कौन सी है, केरल राज्य में स्थित वेम्बनाड झील, जिस पर एक द्वीप है। द्वीप का नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। इस द्वीप का नाम भी याद रखिएगा, वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, तो केरल राज्य में जो वेम्बनाड झील है, और ये एक टाइप की क्या है, लैगून झील है। ठीक है, कौन सी आपकी, लैगून झील। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे लंबी झील पर क्या होता है, वेलिंगटन द्वीप है। इसी पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बना हुआ है।
भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वो कहाँ पर आपका इसी आपके केरल राज्य की वेम्बनाड झील पर स्थित वेलिंगटन द्वीप पर है। मात्र 6 किलोमीटर लंबा ये सबसे छोटा क्या हमारा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा वेम्बनाड झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है किस राज्य में, केरल राज्य में। टाइप होगा लगून। खास बातों की बात करें सबसे लंबी झील द्वीप कौन सा होगा, वेलिंगटन द्वीप। ठीक, मणिपुर में यहाँ पर हमारा आपका सबको पता है, मणिपुर में भारत का आपकी एक झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, लोकटक झील है। और इस लोकटक झील पे क्या होता है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत का एकमात्र केबुल लामजाओ। ठीक है, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और इस केबुल लामजाओ की बात करते हैं, यहीं पर आपके एक हिरण की प्रजाति पाई जाती है जो अपने खास स्थान रखती है। इसका नाम होता है आपका संगाई हिरन होता है। इसमें केबुल लामजाओ में या लोकटक झील में जो तैरने वाली संरचनाएं होती हैं, इनको स्थानीय स्तर पर फुमड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं। तो यहाँ पर प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, जनसंख्या को। किससे जुड़ते हैं, जन्म दर, आयु, मृत्यु दर, प्रवास। इसका आंसर क्या होगा, प्रवास होगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष ऐसे कारक हैं जो प्रवास प्रवास एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका माइग्रेशन। जब किसी भी कारण से या किसी भी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़े, अपने स्थान में परिवर्तन करना पड़े, आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएं, तो ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत में आती है, प्रवास के अंतर्गत में आती है, माइग्रेशन। जैसा कि हम सब ने सुना होगा, जाड़े के समय साइबेरिया के पक्षी अपने आप भारत में आ जाते हैं, ये उनके प्रवास की घटना है, ये प्रयोजन है। ऐसे ही जीवों में प्रवास की क्रियाएं होती हैं। ये जो प्रवास होता है ये निर्भर किन चीजों पे होता है, प्रवास के लिए आपके 4 प्रमुख जिम्मेदार कारक माने गए हैं। प्रवास के लिए 4 प्रमुख कारक हैं। जैसे पहला आपका क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण की परिस्थिति कोई भी हो सकती है, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, भूकंप हो सकता है, कुछ भी। आर्थिक कारक हो सकते हैं, उसके अलावा हमारा आपका क्या होगा, सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं, और यहाँ पर क्या आपका राजनैतिक। जैसे आपका अफगानिस्तान में अस्थिरता है, तो ऐसे केस में वहां से लोगों ने प्रवास कर दिया, चले गए देश को छोड़कर। जब आप अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते हो, वो प्रक्रिया क्या कहती है, अपकर्ष कहलाती है। और जब कोई दूसरे स्थान से आपके स्थान पर आकर बसता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिकर्ष कहलाता है। ये दो घटक किससे जुड़े हैं, आपके प्रवास से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। अमृतसर की बात करते हैं तो कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में है, अमृतसर में आपका कौन सा है, गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर, आपका अमृतसर में, सिख गुरु जी के नाम पर आधारित है। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो ये भारत का सबसे फेमस है आपका, कहाँ पर, आपका दिल्ली में है। ठीक है, ये आपका दिल्ली में आपका, और ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा आपका कौन सा है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ पर, आपका केरला में है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अमृतसर में कौन सा है, गुरु रामदास जी हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य का नाम क्या होता है, इनको ही आपका चाणक्य के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को जाना जाता है किसके नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो विष्णुगुप्त की सहायता से सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अंतिम नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटा दिया था और किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। यहाँ पर चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य ने आपका एक किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौन सी किताब है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के बारे में खास बात है, ये आपका राजनीति विज्ञान पर आधारित किताब है। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, राजनीति विज्ञान पर। ये अर्थशास्त्र नॉर्मली आज के टर्म पर हम इसको इकोनॉमी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा इकोनॉमी का कोई उल्लेख नहीं है। ये आपके किस पर आधारित है, राजनीति विज्ञान पर आधारित है। और अच्छी बात ये है कि जो पढ़ने लायक हमारे लिए, अर्थशास्त्र में ही पहली बार राजा के लिए सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, यानी राजा के शरीर के अंगों को 7 भागों में मानते हुए सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए अर्थशास्त्र में। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर पहली बार गुप्तचरों का उल्लेख है, और गुप्तचरों का उल्लेख आपका गूढ़ पुरुष के रूप में किया गया है। तो गुप्तचर क्या कहलाए, गूढ़ पुरुष कहलाए। यहाँ पर आपका, और सप्तांग सिद्धांत किसके लिए, आपका राजा के लिए है। यहाँ पर किस पूरी अर्थशास्त्र में एक बार भी
राजा के नाम या मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना या पाटलिपुत्र के नाम का उल्लेख नहीं है। ये किताब एज ए थर्ड पर्सन लिखी गई है कि ऐसा करना चाहिए, राजा को ऐसा मानना चाहिए। इन विचारों पर आधारित है किताब। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, देखो बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन में देखिएगा, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो यहाँ पर आपके क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में हमारे लिए इस समय वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब आप योग्य हो, शिक्षा है, आपने सीखा भी हुआ है, लेकिन आपके पास में रोजगार के अवसर नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है कि आबादी का बोझ अधिक होने की वजह से क्या होता है कि सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में क्या होती है, आपकी शिक्षित बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उनके कार्य होते हैं वो मौसम आधारित होते हैं, कि अगर रबी की फसल बोनी है तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक मौसम, एक टाइम पीरियड में वो 3 से 4 महीने जो भी उनकी एंगेजमेंट होगी उसमें आपके रबी की फसल बोएंगे, फिर अगली फसल बोने के लिए वो वेट करेंगे। तो कुछ समय पे उनके पास काम होगा, कुछ समय तक उनके पास काम नहीं होगा। तो ऐसे में मौसमी बेरोजगारी गाँव में है और शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पर है? शहरी क्षेत्रों में है। ठीक, अगला देखिएगा, लेकिन में किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न मिला हुआ था? अभी रिसेंटली हम लोगों ने 6 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई है। ठीक है, 6 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई है। और ये आपकी कौन है? लता मंगेशकर जी हैं। इनको 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 2001 में लता मंगेशकर जी के साथ में आपके बहुत ही फेमस शहनाई वादक कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भी। ठीक है, तो यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी क्या मिला था आपका? ये आपका भारत रत्न मिला था। तो दो नाम याद रखिएगा, 2001 में किसको मिलता है? लता मंगेशकर जी को, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को मिलता है। दोनों लोगों को 2001 में भारत रत्न मिलता है। अगर बात करें लता मंगेशकर जी को, इनको बुलाया जाता है आपका स्वर कोकिला। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनका क्या बुलाते हैं? स्वर कोकिला। और अगर बात करते हैं किसकी? भारत कोकिला की, तो भारत कोकिला के रूप में बुलाया जाता है किसको? आपका भारत कोकिला के रूप में बुलाया जाता है सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, कौन? सरोजनी नायडू। ये आपकी पहली महिला राज्यपाल, वो भी कहाँ की थी? आपकी यूपी की थी। इनका जन्म दिवस होता है आपका 13 फरवरी को। इसी 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को। और 13 फरवरी को एक और डे मनाते हैं हम लोग आपका, और उस डे का नाम है आपका कौन सा? रेडियो डे है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं आगे। अगला है 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते? सभी को पता है योगी आदित्यनाथ जी का आपका क्या निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? आपका गोरखपुर है। वो गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से क्या होते हैं? चुनकर आते हैं। तो अभी उन्होंने विधानसभा में गोरखपुर का जो शहरी क्षेत्र है, इस शहरी क्षेत्र से, शहर के क्षेत्र से क्या किया? इन्होंने चुनाव जीता, और वो यूपी के आपके लगातार दूसरे आपके क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल सूर्य के प्रकाश, ज्वारीय तरंगों, पवन और पृथ्वी के गुणन से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, कोरियोलिस बल के लिए जिम्मेदार क्या होता है? आपका पृथ्वी का गुणन। देखिएगा क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष पर घूमने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर स्थित जो वायु होती है उसमें भी क्या होती है? आपकी गुणन की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। ऐसे केस में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अलग अलग तरीके से क्या करती है? बिहेव करती है। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध ये जो हवाएं होती हैं ये इस हिसाब से मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होंगी आपके, ये अपने किधर मुड़ जाती हैं? दाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर की ओर मुड़ जाती हैं? दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किधर की ओर मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, ये किसकी वजह से होगा? कोरियोलिस बल की। कोरियोलिस बल की वजह से हवाएं किधर की ओर मुड़ जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। और इन्हीं कोरियोलिस बल के प्रभाव की वजह से ही भारत में क्या आता है? आपका मानसूनी हवाएं आती हैं। और मानसूनी हवाएं कहाँ पहुंचती हैं? सबसे पहले केरल राज्य में। कब पहुंचती हैं? 1 जून को केरल में। कहाँ पहुंचती हैं? केरल के पश्चिमी तट पर, जिसको बुलाते हैं हम लोग आपका क्या? मालाबार तट बुलाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, कोरियोलिस बल किसकी वजह से होगा? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, ट्रांसजेंडर, विपरीत लिंगी समुदाय और भीख
मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में आपकी कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई? तो यहाँ पर क्लैप, डिवाइन, स्माइल और सद्भावना योजना, ये स्माइल योजना जो है करंट का क्वेश्चन था, स्माइल योजना किसके लिए है? तो ट्रांसजेंडर्स होंगे उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपकी कौन सी योजना हो जाएगी? आपकी स्माइल योजना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब नई व्यवस्था पर उस पर लागू होगा? अगर देखें तो यहाँ पर आपकी सैम की वार्षिक आय की बात करें कितनी है? 9 लाख रुपए। हम लोग पढ़ लेते हैं किसका, 2022 का क्वेश्चन था, हम लोग पढ़ लेंगे किसको, 2023 की टैक्स स्लैब को पढ़ लेंगे। तो अभी के समय तो आपसे अभी का पूछा जाएगा, तो 2023 में क्या रही है टैक्स स्लैब, देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि यदि आपकी आय 3 लाख से कम है, ठीक है, 3 लाख से क्या है, कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स होगा। और यदि आपकी आय वार्षिक रूप से 3 से 6 लाख के बीच में है, 3 से 6 लाख के बीच में है, तो आप 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। यदि आपकी आय 6 से 9 लाख में है तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे? 10% में आ जाएंगे। अगर आपकी आय 9 से 12% में है, आपका 9 से 12 लाख है, तो आप 15% के दायरे में आएंगे। और यहाँ पर अगर आप 12 से 15 आपके लाख कमा रहे हैं आपके महीने का, तो आप 20% के दायरे में। और अगर आप 15 के ऊपर हैं, चाहे फिर आप जितना कमाइएगा उसमें आप 30% के दायरे में आ जाएंगे। तो भारत में हाईएस्ट टैक्स स्लैब कितनी है? 30% है। मिनिमम कितनी है? 5% है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो सैम है उसके आय के अकॉर्डिंग देखें तो वो हमारा आपका 10% के आपके क्या कर जाएगा, दायरे में आ जाएगा, क्योंकि 6 से 9 लाख के बीच में, ठीक है। तो वार्षिक आय यहाँ पर 9 लाख है, वो एकदम बॉर्डर पे है, तो यहाँ पर अप्लाई होगा किसका? 10% का। ये नई टैक्स स्लैब है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1823 में अंग्रेजों ने मैसूर के शासकों के साथ में कितने युद्ध लड़े? तो यहाँ पर मैसूर के शासकों के साथ में अंग्रेजों की कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं? 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। इन 4 लड़ाइयों को जाना गया किसके नाम से? आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से, ठीक है। ये क्या कहला है? आंग्ल मैसूर युद्ध। युद्ध कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 युद्ध हुए हैं। पहले की बात करते हैं तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये 1767 से लेकर आपका 69 तक 2 वर्ष का युद्ध होगा। द्वितीय वाला 1780 से क्या होगा, 84 होगा। और इस 84 के युद्ध में ही टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दूसरा वाला होगा आपका, तीसरा वाला 1790 से 92 के बीच में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। टीपू सुल्तान को इसमें हार कर श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में करनी पड़ती है और टीपू से उसके राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया जाता है। युद्ध हराने के रूप में 3 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, ना दिए जाने तक उसके पुत्र को बंदी बना लिया जाता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका जो ब्रिटिश गवर्नर होगा वो कौन होगा? कॉर्नवालिस होगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में होगा। और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी? टीपू सुल्तान की क्या हो जाएगी? आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इसी के साथ में मैसूर साम्राज्य में किसका कब्जा हो जाएगा? आपका अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 युद्ध है, याद रखिएगा, 1768 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स और एसिड का आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और इससे पूछा कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो जो कितने भी खट्टे फल होते हैं संतरा जैसे, उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, ये सही है। सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी सही है। इमली, इमली में क्या था? ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसमें पाया जाता है? आपका पालक में पाया जाता है और मेनली खट्टी पालक में पाया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। रामबन स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में है? तो रामबन स्तूप को याद रखिएगा, यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर भगवान की बुद्ध की मृत्यु हुई होगी
कहाँ पर हुई थी आपके, उनको परिनिर्वाण मिला था कहाँ पर, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, कुशीनगर से देवरिया के मार्ग पर स्थित आपका ये रामबन स्तूप, और यहीं पर भगवान बुद्ध को क्या मिला था आपका, मतलब यहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था। अगर बात करते हैं, हमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तूप, हमसे पूछा जाए आपका कि सबसे बड़ा स्तूप, तो ये सबसे बड़ा स्तूप कौन सा आपका, केसरिया का स्तूप। ठीक है, ये कौन सा स्तूप है, केसरिया का स्तूप। और ये केसरिया का स्तूप कहाँ पर है, ये आपका पूर्वी चंपारण जिला। ठीक है, पूर्वी चंपारण जिला पड़ता कहाँ पर है, बिहार में। और इसमें क्या है आपका, केसरिया का स्तूप आपका सबसे बड़ा है। रामबन स्तूप कहाँ पर है, कुशीनगर में आपका उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक या लेखिका कौन है। देखो ये व्हाइट टाइगर किसकी किताब है, अरविंद अडिगा की है। ठीक है, व्हाइट टाइगर। अब यहाँ पर जो भी आपके नाम लिखे हुए हैं, जैसे इनमें से झुम्पा लाहिड़ी को छोड़ दें, बाकी आपके जो तीनों हैं, ये आपके, इन लोगों ने आपका एक बड़ा फेमस आपका पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, आपका मैन बुकर अवार्ड अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, इन तीनों लोगों ने जीता है। ठीक है, यहाँ पर अरुंधति राय को उनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए आपका मिलता है कौन सा, मैन पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए, और विक्रम सेठ को मिलता है आपका सुटेबल बॉय। ठीक है, असुटेबल बॉय के लिए किसको मिलता है, विक्रम सेठ को मिलता है। झुम्पा लाहिड़ी ये आपके इस बुकर पुरस्कार की लिस्टिंग में बहुत बार आपके नॉमिनेट हुई हैं, और इनको एक इनकी बड़ा फेमस उपन्यास है लो लैंड, इसके लिए जाना था है, इसके लिए इनका नॉमिनेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो व्हाइट टाइगर किसकी हो जाएगी, अरविंद अडिगा की हो जाएगी। और एक और भारतीय मूल के लेखक थे सलमान रुश्दी, ये भी आपके बड़े फेमस हैं, इनको भी बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। इनको मिला हुआ था किसके लिए, मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए, मिड नाइट चिल्ड्रन के लिए किसको मिला हुआ था, सलमान रुश्दी को। इस बार का आपका किसको मिला है, गीतांजलि विश्वास को। ठीक है, किसको मिला है, गीतांजलि विश्वास, गीतांजलि श्री को। इस बार का किसको मिला हुआ है आपका पुरस्कार, गीतांजलि श्री को। लेकिन ये पुरस्कार कौन सा है, बुकर नहीं है, ये कौन सा है, बुकर इंटरनेशनल, यानी कोई भी ऐसी विदेशी कृति जिसका आपका अंग्रेजी में क्या किया गया, अनुवाद किया गया हो। तो ये गीतांजलि श्री को इसके लिए मिला, एक समाधि के लिए, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। के लिए आपका किसको मिलता है, गीतांजलि श्री को, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अदिति अशोक। ठीक है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, शूटिंग, टेनिस, शतरंज, गोल्फर। अदिति अशोक क्या है आपके, बहुत आपके फेमस आपके क्या है, गोल्फर है। इसके अलावा एक और हमारे यहाँ भारत में बहुत फेमस गोल्फर हुए, मिल्खा सिंह के बेटे कौन, जीव मिल्खा सिंह, इनका नाम ये रखिएगा। ये भी क्या हुए यहाँ के बहुत फेमस गोल्फर है। ऐसे ही विश्व में एक बड़े फेमस खिलाड़ी हुए टाइगर वुड्स आपके अमेरिका के, ये भी आपके विश्व के नंबर 1 आपके गोल्फर खिलाड़ी रहे। तो ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित कौन है आपके, अदिति अशोक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2021 में जम्मू और कश्मीर से भारतीय वायुसेना में पहली फाइटर पायलट कौन बनती है। तो यहाँ पर आपका 2021 में पहली महिला फाइटर पायलट की बात करते हैं, तो ये कौन है, माविया सूदन है। ठीक है, इनका नाम ऐसे है, ये माविया सूदन है। ये आपकी क्या बनती हैं, पहली आपकी फाइटर पायलट बनती हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली फाइटर पायलट, ठीक है, भारत के लिए आपकी पहली महिला फाइटर पायलट, ठीक है, तो ये हमारी आपकी कौन है, ये पहली महिला फाइटर पायलट कौन है आपकी, अवनी चतुर्वेदी।
इनका नाम याद रखिएगा, किनको? अवनी चतुर्वेदी को। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। अभी रिसेंटली जापान में एक एक्सरसाइज हो रहा है आपका वीर गार्जियन, वहाँ पर भी ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रहा है? जापान में। जापान में आपके किसने उड़ाया है? अवनी चतुर्वेदी ने आपका फाइटर प्लेन उड़ाया है। ये उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। और वहीं पर आपका रिसेंटली अगर क्या होता है, 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को क्या होता है आपका? एयर फोर्स डे होता है। ठीक है, तो ये जो एयर फोर्स डे होता है, इस दिन आपका एक हमने बड़ा फेमस विमान है राफेल, जो कहाँ से लिया हुआ? फ्रांस से। ये उड़ाने वाली पहली आपकी फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? शिवांगी सिंह। इनका नाम भी याद रखिएगा, शिवांगी सिंह का। अवनी चतुर्वेदी जब आपके पास आउट हुई थी तो इनके साथ में 2 लड़कियां और थी। 3 लड़कियों का आपका ग्रुप था। इनमें से आपकी कौन थी? भावना कंठ है। ठीक है, कौन है? भावना कंठ है। और उसके अलावा कौन है? मोहाना सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अभी के समय आपको याद कर लेना है किसको? अवनी चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। करंट का आपका ये इंपॉर्टेंट है कि पहली उड़ाने वाली विदेश में कौन हो गई? अवनी चतुर्वेदी हो गई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आपका, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है? जो दिन का न्यूनतम तापमान होता है वो कब होता है आपका? प्रातः काल होता है। हमारे जो 24 घंटे में जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है, ये मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में माना जाता है। इससे हमारे यहाँ का सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है। अगर हमसे पूछे मैक्सिमम टेम्परेचर, हमसे पूछा अधिकतम तापमान, तो जो अधिकतम तापमान होगा ये दिन में कब होगा आपका? 2 बजे होगा। कभी 12 बजे मत कर दीजिएगा, दिन में 2 बजे होगा। और सबसे कम होगा सुबह 4 से 5 के बीच में होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्शियाना पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था कि ये आपका पूछ रहा है कि मंगोलों ने कब आपका जीता था ईरान का क्षेत्र, और ईरान का जो प्रांत था कौन सा? ट्रांस ऑक्शियाना। तो ये कब जीता था आपका? 1219 में जीता था। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, फायदेमंद होगी। आपको ज्ञान सागर का टेलीग्राम ग्रुप, ज्ञान सागर ऑफिशियल नाम से जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर इस क्लास की पूरी आपको PDF मिल जाएगी। तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना भी आसान रहेगा। आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कम से कम समय में। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिएगा ज्ञान सागर संस्थान के साथ।